Hello, my dear friends and my dear student. How are you? I'm sure all of you are fine and doing great, and all are staying at home in this Corona time. Already we discussed four part of anemia. Today is the final part of anemia. That is part 5. आज हम एनीमिया का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे जो कि एनीमिया का लास्ट पार्ट है. रिसेंटली हमने एनीमिया की साइन एंड सिम्टम एंड लैब डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस किया था. आज के पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे लैब टेस्ट फॉर द एनीमिया एंड ट्रीटमेंट पार्ट. तो एनीमिया के पहले तो कुछ टेस्ट होते हैं जो ये बताते हैं कि पेशेंट को एनीमिया है या नहीं है, और कुछ टेस्ट होते हैं जो उसके टाइप का डिटर्मिनेशन करते हैं कि ये पेशेंट को एनीमिया किस टाइप का है. हीमोलाइटिक एनीमिया है कि माइक्रोसाइटिक है, हाइपोक्रोमिक है, नॉर्मोसाइटिक है, नॉर्मोक्रोमिक है, कौन सा किस टाइप का एनीमिया है. और उसके पता चल जाने से हमको उसका आइटियोपैथोजेनेसिस भी पता चल जाता है कि ये डिसीज़ क्यों हो रही है, ये एनीमिया इस पेशेंट को क्यों हो रहा है. तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट पहला टेस्ट होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है. जब हम सीबीसी करते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन के बारे में जानकारी मिल जाती है. हम सब जानते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है 12.5 से 16.5 ग्राम परसेंट, और 12.5 से कम होने लगता है और 10 तक रहता है तो इसे माइल्ड काइंड ऑफ एनीमिया बोलते हैं. WHO क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसे ग्रेड 1 या माइल्ड काइंड ऑफ एनीमिया बोलते हैं. अगर हीमोग्लोबिन 7 to 10 के बीच में है तो उसे मॉडरेट काइंड ऑफ एनीमिया बोलते हैं, और 6 से कम है तो उसे सीवियर एनीमिया बोलते हैं. तो एक तो हीमोग्लोबिन के बारे में जानकारी मिल जाती है. फिर हमें और अदर जो रेड आरबीसी इंडाइसिस होते हैं, जैसे कि MCV, MCH, MCSC, RDW, इन सारे रेड सेल इंडाइसिस के बारे में जानकारी मिल जाती है. प्लेटलेट कितना है ये पता चल जाता है, वाइट ब्लड सेल का काउंट पता चल जाता है, TLC DLC पता चलता है. तो काफ़ी सारी जानकारी मिल जाती है CBC टेस्ट के माध्यम से. फिर एक टेस्ट होता है स्टूल हीमोग्लोबिन टेस्ट. इसमें स्टूल में हीमोग्लोबिन को ढूंढा जाता है. अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहता है. कभी कभी फ्रेश ब्लीडिंग होती है जो स्टूल में आ जाती है, या फिर GI ट्रैक्ट में कहीं पर भी ब्लीडिंग होगी वो स्टूल में आ जाती है. तो अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो हमें पता चल जाता है कि ये जो ब्लीडिंग हो रही है इस कारण स्टूल में ब्लड आ रहा है. फिर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन. पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि जो सारी सीरीज़ हैं, रेड सेल सीरीज़, वाइट सेल सीरीज़, प्लेटलेट सीरीज़, सारी जानकारी मिल जाती है. फिर हमें मलेरिया है तो वो पता चल जाता है, कोई पैरासाइट है तो पता चल जाता है. तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है. अब हम आगे बढ़ते हैं. कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि सीरम आयरन लेवल, सीरम फेरिटिन लेवल एंड सीरम ट्रांसफेरन लेवल. एंड एक और होता है सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टेस्ट, ये भी होता है. तो ये सब टेस्ट होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं. इससे हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट को एनीमिया हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है, या फिर किसी अन्य प्रॉब्लम के कारण हो रहा है. फिर आई एम श्योर फ्रेंड्स, आपने कभी कभी सुना होगा कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी एक टाइप होता है. तो किसी को अगर उसके फूड में अगर विटामिन B12 और फॉलेट का डेफिशिएंसी है तो उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है. कभी कभी ये भी देखा जाता है कि फूड में विटामिन B12 और फॉलेट तो है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है. तो इसके लिए भी टेस्ट करते हैं सीरम फॉलेट लेवल एंड सीरम विटामिन B12 लेवल. तो ये सारे टेस्ट हैं जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं. फिर सीरम बिलिरूबिन लेवल करते हैं. अगर किसी पेशेंट का बिलिरूबिन बढ़ा हुआ है ब्लड में, जैसे कि उसे हाइपर बिलिरूबिनमिया है और उसका हीमोग्लोबिन डाउन होता जा रहा है, तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है. मे बी द पेशेंट इज़ हैविंग हीमोलाइटिक काइंड ऑफ एनीमिया. उसके बॉडी में हीमोलिसिस हो रही है, ब्लड टूट रहा है, और इस ब्लड के टूटने से बिलिरूबिन का लेवल ब्लड में बढ़ रहा है.
तो प्रोबेबली और मे बी द पेशेंट इज़ हैविंग हीमोलाइटिक काइंड ऑफ एनीमिया। लेड लेवल, जब कभी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें लेड पॉइजनिंग हो जाता है तो उनमें भी हीमोग्लोबिन टूटने लगता है, तो उस समय ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव टेस्ट रहता है। फिर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऐसे काफ़ी सारे हीमोग्लोबिन के प्रॉब्लम होते हैं, हीमोग्लोबिनोपैथीज़ होती हैं और डिफरेंट टाइप के हीमोग्लोबिन होते हैं जिनमें हीमोलिसिस होती है। जैसे सीकल हीमोग्लोबिन होता है, उसमें रेड ब्लड सेल की सीकलिंग डीसीकलिंग बार बार होने से उसका हीमोलिसिस हो जाता है और इस तरह से पेशेंट को एनीमिया डेवलप हो जाता है और इस प्रकार से डेवलप हुए एनीमिया को सीकल सेल एनीमिया बोलते हैं। सीकल सेल डिसीज़ में ये मिलता है। तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है ये बताने के लिए कि इस पेशेंट में कुछ एबनॉर्मल काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन है, तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। फिर रेटिकुलोसाइट काउंट, जब भी हीमोलिटिक एनीमिया होता है, हीमोलाइसिस होती है, तो हमारी बॉडी और जो बोन मैरो रहती है वो एक्टिवेट हो जाती है और बहुत जल्दी जल्दी रेड सेल बनाती है। तो हीमोलाइटिक एनीमिया में रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ने की काफ़ी संभावना रहती है। फिर कुछ टेस्ट होते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, ये भी इंफॉर्मेटिव होते हैं। एंड फाइनली बोन मैरो बायोप्सी। तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि एनीमिया और उसके टाइप को और उसकी पैथोलॉजी को डिटरमाइन करते हैं। तो ये सारे अभी मैंने काफ़ी टेस्ट बताया आपको, सीबीसी, स्टूल हीमोग्लोबिन टेस्ट, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन, आयरन लेवल, सीरम आयरन लेवल, सीरम ट्रांसफेरिन लेवल, सीरम फेरिटिन लेवल, सीरम फॉलेट लेवल, सीरम विटामिन B12 लेवल, सीरम बिलिरुबिन लेवल। इसमें भी बिलिरुबिन में भी दो फ्रैक्शन देखते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सीरम लैड लेवल, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, रेटिकुलोसाइट काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट एंड बोन मैरो एग्जामिनेशन। तो एक बहुत लॉन्ग लिस्ट है एनीमिया के टेस्ट की, एनीमिया डायग्नोसिस करने की, एनीमिया के टाइप को डिटरमाइन करने की, एनीमिया के पीछे कौन सी इटियोपैथोलॉजी है उसको डिटरमाइन करने की। आई एम श्योर फ्रेंड्स आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा लैब टेस्ट ऑफ एनीमिया के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस द प्रिवेंशन। नो डाउट एनीमिया के प्रिवेंशन के लिए हमें अच्छी तरह से हेल्दी फूड लेना चाहिए जिसमें सारे विटामिन मिनरल हों, एक बैलेंस डाइट हो। और अगर आपको लगता है कि आप में एनीमिया के साइन सिम्टम हैं तो जल्दी से जल्दी एक क्वालिफाइड फिजिशियन को कांटेक्ट करना चाहिए। तो वो आपको आपके एनीमिया क्यों डेवलप हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, वो डिटरमाइन करेगा, वो डायग्नोस करेगा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेडिकेशन पार्ट कि किसी व्यक्ति को अगर एनीमिया है तो उसको कौन सा ट्रीटमेंट रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस पेशेंट को एनीमिया किस कारण से डेवलप हो रहा है। लाइक आई वुड लाइक टू गिव एग्जांपल, सपोज किसी पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया हो रहा है, तो इस कौन सा एनीमिया हुआ, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। ओके, अब कौन कौन से टेस्ट डिटरमाइन करेंगे कि इस पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। पहला तो हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन करेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो उसको एनीमिया हो गया है। अब हम कुछ टेस्ट करते हैं जैसे कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन एंड सीबीसी, जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए सफिशेंट होते हैं। तो सपोज़ हमें पता चल गया कि इस पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो उस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। नो डाउट उस पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आयरन टैबलेट्स दी जाएंगी। पहले तो हम उसे डाइटरी चेंजेस करेंगे, उसको सजेस्ट करेंगे कि ऐसा फूड लीजिए जिसमें आयरन ज़्यादा हो, चने ज़्यादा खाइए, मूंगफली खाइए, गुड़ खाइए, लोहे के बर्तन में खाना पका के खाइए। तो ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन माइल्ड काइंड ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। अगर पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर काइंड ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ओके, तो हमें उसे कुछ आयरन पिल्स देनी होंगी, विटामिन सप्लीमेंट्स देने होंगे जिससे कि उसका हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाए। और अगर ये एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी के कारण है तो
आयरन की टैबलेट्स देते हैं, जिससे कि जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो कॉम्पनसेट हो जाए। तो आयरन टैबलेट्स, आयरन पिल्स देते हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी एंड विटामिन B12, विटामिन सी की पिल्स देते हैं, जिससे कि आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। तो एक बार ये पता चल जाए कि ये एनीमिया क्यों हो रहा है, तो उससे रिलेटेड हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं कि एनीमिया है या नहीं, अगर एनीमिया है तो किस टाइप का एनीमिया है, और इसके पीछे पैथोलॉजी कौन सी है, इटियोपैथोजेनेसिस कौन सी है, और इन तीन चीज़ों के बेस पर ही हम ट्रीटमेंट देते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। चलिए हम मान लेते हैं किसी पेशेंट को एनीमिया हो रहा है। हम प्रिलिमिनरी टेस्ट करवाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाते हैं, CBC करवाते हैं, और पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन करवा लेते हैं। हमें पता चलता है कि इसके जो RBC हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, लेकिन बड़े बड़े हो गए हैं, नॉर्मल RBC से बड़े बड़े हो गए हैं, मैक्रोसाइट्स मिल रहे हैं। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। फिर हमें पता चलता है कि विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी है, फॉलेट की भी डेफिशिएंसी है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। जब एक बार डायग्नोसिस बन गया तो हमें मालूम है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। तो हम उसे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि उसे विटामिन B12 की पिल देंगे, कुछ कॉम्बिनेशन पिल भी आती हैं विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की, वो देंगे। आयरन सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, विटामिन C के पिल भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम उसका ट्रीटमेंट आगे बढ़ाएंगे। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कैंसर पेशेंट होते हैं, या कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस होती है, उनके कारण एनीमिया होता है। ऐसे पेशेंट कभी कभी आयरन पिल्स या विटामिन सप्लीमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो इस तरह के पेशेंट को पोर्टिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, एरिथ्रोपोर्टिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो जिससे भी उनका एनीमिया करेक्ट हो जाता है। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आयरन टैबलेट देते हैं, तो हमेशा आयरन टैबलेट देते समय कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि या तो 1 घंटे पहले दें खाने के, या 2 घंटे के बाद दें। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। जब भी आयरन टैबलेट पेशेंट को दें या आप खुद लें, तो उस समय विटामिन C की टैबलेट्स ज़रूर लीजिए। अगर विटामिन C की टैबलेट नहीं ले पा रहे हैं तो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ये ऑरेंज, मौसमी है ना, इनके साथ दें, जिससे कि आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाता है। मौसमी एंड दिस ऑरेंज एंड लेमन, ये सारे सिट्रस फ्रूट होते हैं। तो इनमें विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है। तो जब भी आयरन पिल्स दें पेशेंट को, तो विटामिन C की टैबलेट दें या साइट्रस फ्रूट दें, जिससे कि इस आयरन के एब्जॉर्प्शन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। जब आयरन पिल्स दी जाएं तो पेशेंट को हमेशा ये प्रिस्क्राइब करिए कि उस समय ऐसी डाइट लें जो जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, जिससे कि उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। और पेशेंट को पहले से बता कर रखिए कि जब आयरन पिल्स दी जाती हैं उस समय उसका जो स्टूल होता है ब्राउन टू ब्लैक कलर का हो जाता है, तो वो अफ्रेड ना हो, डरे नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था कि आयरन एनीमिया के करेक्शन के लिए या एनीमिया के ट्रीटमेंट में आयरन पिल्स दी जाती हैं, विटामिन C दिया जाता है, विटामिन B12 दिया जाता है, फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं। कुछ पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया होता है, तो उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दिया जा सकता है। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस के कारण एनीमिया होता है, तो ऐसे पेशेंट को कभी कभी एरिथ्रोपोर्टिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो इस तरह से पेशेंट के एनीमिया करेक्ट किया जाता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एनीमिया प्रोग्नोसिस, कि किसी पेशेंट को अगर एनीमिया है तो उसके ठीक होने के चांसेस कितने रहते हैं। तो नो डाउट माय डियर स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है कॉज ऑफ एनीमिया एंड हाउ सीवियर इट इज़। मीन्स एनीमिया का कॉज क्या है और कितना सीवियर है, ये पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिस पे एनीमिया की प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है। दूसरा फैक्टर होता है एज। कोई एडल्ट होता है
या एडोलेसेंट होता है, उनमें एनीमिया जल्दी करेक्ट हो जाता है इसकी अपेक्षा कि कोई दूसरा कोई ओल्ड एज पेशेंट हो। ओल्ड एज पेशेंट में एनीमिया करेक्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और थर्ड पॉइंट होता है, मेक्स ऑलमोस्ट एनी मेडिकल प्रॉब्लम वर्स, कि पेशेंट को कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस है इसके कारण। तो 3 ऐसे फैक्टर होते हैं जो मैंने अभी बताया, आपको फिर से बता रहा हूँ, जिन पर एनीमिया की प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है। कॉज ऑफ एनीमिया, कितना सीवियर एनीमिया है, एनीमिया का कॉज क्या है, एज क्या है पेशेंट की, और इसके एनीमिया के साथ कौन कौन सी मेडिकल इलनेस है, या लॉन्ग स्टैंडिंग मेडिकल इलनेस के कारण एनीमिया है तो वो कौन सी लॉन्ग स्टैंडिंग मेडिकल इलनेस है। तो इन सब फैक्टर पे एनीमिया कितनी जल्दी करेक्ट होगा या एनीमिया का प्रोग्नोसिस क्या रहेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। मैंने इस एनीमिया की एक सीरीज़ बनाई थी 5 पार्ट्स की, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, जिसमें मैंने केवल एनीमिया के बारे में बोला है कि एनीमिया क्या होता है, क्या साइन सिम्टम होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं तो उससे क्या क्या जानकारी मिलती है, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है। जब एनीमिया हम पढ़ रहे थे तो बहुत सारे टर्म्स आए थे, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। तो ये मैंने अभी जो लेक्चर लिया है 5 पार्ट में एनीमिया का, वो एनीमिया के बारे में लिया है। आगे इन सब एनीमियाज के बारे में इंडिविजुअली भी मैं लेक्चर लूँगा। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में मैं अलग से एक लेक्चर लूँगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पर अलग से एक लेक्चर लूँगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, मेरा ये सब यूट्यूब जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ केवल हमारे स्टूडेंट हैं उनके हेल्प के लिए बना रहा हूँ, हिंदी में बना रहा हूँ जिससे उन्हें सब्जेक्ट जल्दी से समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। इस तरह से एक मेरा एम है कि मैं अपने स्टूडेंट को बहुत हेल्प करना चाहता हूँ। सभी लोगों को, जो MBBS के स्टूडेंट हैं, BDS के हैं, टेक्नीशियंस हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, उन सबको काफ़ी इनसे नॉलेज मिले और उनके लाइफ में कहीं पर भी मैं हेल्पफुल होता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा इन सब यूट्यूब लेक्चर्स को बनाने का कोई भी फाइनेंशियल गेन का कोई भी उद्देश्य नहीं है। मैं ये सब केवल अपने स्टूडेंट, फ्रेंड्स, पब्लिक, जो भी सोसाइटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए बना रहा हूँ। आई एम श्योर आप लोगों को मेरा एम समझ में आया होगा। So thank you very much. Have a great day and great time. Thank you so much.